अखाड़ा में आज सबसे पहले बात मेहुल चोकसी और उसकी भारत वापसी के इरादों की। उसके आसार कितने हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मनोज गुप्ता न्यूज 18 के इन्वेस्टिगेशन एडिटर की रिपोर्ट है कि कार्रवाई देश डोमिनिका में पकड़े गए मेहुल चोकसी मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और उसके साथ साथ सीबीआई डोमिनिका की कोर्ट में पार्टी बनेंगी। उन्होंने एक याचिका दायर की है कि भारत को एक थर्ड पार्टी के बनाम अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक ईडी डोमिनिका की सरकार से कोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत मांगेगी। खबर है कि ईडी कल डोमिनिका की एक कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। कल इस मामले में सुनवाई है कोर्ट में और इस एफिडेविट में ईडी बताएगी कि मेहुल चोकसी अब भी भारत का ही नागरिक है। साथ ही ईडी उसे भारत को सौंपने की मांग करेगी। खबर के मुताबिक ईडी आज शाम तक एफिडेविट दाखिल करेगी और इसके लिए भारत के प्रतिनिधि डोमिनिका में ऑलरेडी मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं वहां पर। बैंक धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी 2018 में देश छोड़कर भाग गया था और उसने एंटीगा एंड बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। शंकर आनंद जुड़े हैं और भी डिटेल्स के साथ। शंकर, सबसे पहले सरकार की तरफ से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि एक फ्लाइट, चार्टेड फ्लाइट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज और कुछ अधिकारियों के साथ इसे कमीशन किया गया। ये कतर से उड़कर भारत आया, दिल्ली से मद्रिद गया, मद्रिद में रिफ्यूल करके फिर डोमिनिका उतरा और ये गत शनिवार रविवार की बात है। क्यों? क्योंकि कल यानी बुधवार को एंटीगा में पेशी होनी है, डोमिनिका के कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है और वहां भारत की तरफ से अब पहल होगी कि उसे थर्ड पार्टी की तरह उसे अलाउ किया जाए। तो एक याचिका दाखिल करेगी ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय सरकार के की तरफ से और ये कहकर कि मुझे यानी भारत देश को मेहुल चोकसी क्यों चाहिए, क्यों ये भारतीय नागरिक है, इसे साबित करने का हमें अवसर दीजिए और मेहुल चोकसी आपसे सारी बात नहीं कह रहा, एक तरफा सुनवाई मत कीजिए। ये अपील होने वाली है भारत की। निश्चित तौर पे देखिए, ईडी की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में मेहुल चोकसी से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही है और जिस तरह से अगर बात करें उस विमान की बात करें, जिस तरह से कतर एयरवेज की जो विशेष विमान भारत से भेजा गया है, इसमें 8 सदस्य टीम भेजी गई है जिसमें कि 2 ईडी के अधिकारी हैं, 2 सीबीआई के अधिकारी हैं, 2 विदेश मंत्रालय के हैं और 2 कमांडो फोर्स को भी लेके गया है जो सीआरपीएफ का है। और ये 8 सदस्य टीम उस विशेष विमान में वहां पे गया है कि उस कमांडो फोर्स को ले जाने का मकसद ये रहा कि अगर उसे वहां से प्रत्यर्पण बाद में कराया जाता है तो उसके लिए उस कमांडो की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जिस तरह से बाकायदा ईडी की बात करें तो ईडी के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी पहले से वहां मौजूद हैं और इन तमाम मामलों पर विस्तार से बाकायदा ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम देना है, इस मामले पे किस तरह से चर्चा करना है और किस तरह से वहां पर कोर्ट में इस मसले को रखना है, इस तमाम जो एक कहा जा सकता है एजेंडा वो लगभग तैयार हो चुका है। इस मामले में अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है डोमिनिका के कोर्ट में और वहां पर जिस तरह से बाकायदा अब वो मामला काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर अगर डोमिनिका की अगर बात करें तो वहां पर विपक्ष और वह सत्ता पक्ष में इस मसले को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। लेकिन भारत चाहता है कि भारत से भागा हुआ यह आरोपी उसे जल्द से जल्द भारत में लाया जाए और उसके खिलाफ भारत में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आगे किया जाए। इसीलिए ये पूरी टीम गई है। और अगर बात करें एंटीगुआ और डोमिनिका की अगर बात करें तो ये दोनों जो लोकेशन है, दोनों जो देश हैं, जो आइलैंड है, इसके बीच में तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2 देशों के बीच अब ये मसला फंसा हुआ है। लेकिन जिस तरह से एंटीगुआ के प्रधानमंत्री पहले से इस मामले में भारत के फेवर में अपील कर चुके हैं और जिस तरह से अभी मामले पर कल जो सुनवाई होगी उसके लिए तमाम ऑपरेशंस ईडी और सीबीआई और इसके साथ साथ विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो एक साथ बैठ करके बना रहे हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारे गेम, बहुत सारी चालें भुन रहा है मेहुल चोकसी अपने लॉयर्स के साथ। विवेक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि उसने डोमिनिका में अपने लॉयर, अपने वकीलों के थ्रू जो याचिका दायर की है, 13,000 करोड़ लेकर फरार हुआ है, भारत से भागा है। 4 साल से हम उसकी तलाश में हैं और आज वो ह्यूमन राइट्स का हवाला दे रहा है।
उनकी तरफ से जो पिक्चर्स रिलीज किए गए हैं वो सिंपैथी के लिए रिलीज किए गए हैं कि उसके हाथ में चोट लगी है, मुंह पे चोट लगी है, आंख सूजी हुई है। जब एंटीगा से छोड़कर भागा था बोट में 200 किलोमीटर डोमिनिका, तब उसने नहीं सोचा। जब भारत में बैंकों को लूट कर भागा था तब उसने नहीं सोचा। आज जानबूझकर एक ह्यूमन राइट्स का एक केस बनाया जा रहा है, उसको विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 13,000 करोड़ का घमंड कर फ्रॉड कर जो भाग रहा है वो अपने आप को विक्टिम बता रहा है। 4 साल से एंटीगा में रह रहा है, जॉली हार्बर में एक बड़े पॉश लोकेशन में पैसा जो भारत से लूटा हुआ पैसा है उसके मजे लूट रहा है, और आज अपने आप को एक ह्यूमन राइट्स का विक्टिम बता रहा है। विवेक, भारतीय अधिकारी ईडी की तरफ से जिस तरह से पहल हो रही है, कोशिश हो रही है ये सिद्ध करने के लिए कि ये अब भी भारतीय नागरिक है और फर्स्ट राइट जो है भारत का है। विवेक, देखिए आनंद, ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। कल 2 जून की जो तारीख है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि पीएनबी घोटाले का जो मुख्य आरोपी है मेहुल चौकसी, उसने बाकायदा डोमिनिका कोर्ट में हैबियस कॉर्पस फाइल करके रखा हुआ है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि एक फंडामेंटल राइट होती है किसी भी एक्यूज के लिए कि वो उसे इलीगल डिटेंशन बताया जा रहा है कि उसे इलीगल डिटेन करके रखा गया है। तो हैबियस कॉर्पस एक लीगल प्रोसीजर होता है जो उसने फाइल की है। कल उसकी अहम सुनवाई है। उस सुनवाई में जितनी एजेंसियां है वो इन्वॉल्व है और वो बताएंगी कि आखिरकार ये जो सिटीजनशिप है आखिरकार किसकी है। जो उसके वकील है अपनी हर तरफ से, हर हथकंडा, जो कानूनी हथकंडा जिसे हम कहते हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ताकि जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस है वो किसी तरह किसी से लटक जाए और मेहुल चौकसी को वापस एंटीगा पहुंचा जाए। अब देखिए, ये बात समझने वाली बात है कि एंटीगा जब 23 मार्च को मेहुल चौकसी का ये दावा है कि उसे अबडक्ट यानी कि उसे जबरन उठा के ले जाया गया, लेकिन जो डोमिनिका पुलिस का दावा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उसने बाकायदा एंटीगा से एक प्राइवेट याcht बुक की थी। 190 किलोमीटर पानी के रास्ते सफर तय करने के बाद वो डोमिनिका पहुंचा, और जो वहाँ की लोकल मीडिया है उनका साफ तौर पे कहना है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए डोमिनिका पहुंचा था। अब जब पकड़े जाने के बाद, क्योंकि एक इलीगल डिटेंशन था और इलीगल तरीके से वो एक देश से दूसरे देश पहुंचा था, तो डोमिनिका ने उसे बाकायदा गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद जब उसके सारे दस्तावेज छाने गए तब उनके वकील को बताया गया कि ये जो सिटीजनशिप इंडिया की नहीं है बल्कि मेहुल चौकसी की सिटीजनशिप एंटीगुआ की है। अब पूरा प्रोसेस देखिए लीगल फॉर्म में वो फंसा हुआ है। सबकी नजरें कल के कोर्ट प्रोसीजर पे है, जब हेवियस कॉर्पस जो डोमिनिकन कोर्ट है उस पर क्या फैसला लेती है। और लेकिन जो भारतीय जांच एजेंसी है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है आनंद, क्योंकि जो नोडल एजेंसी है सीबीआई, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत है और दस्तावेज हैं जो इस बात को ये साबित करेंगे कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ के साथ साथ जो है वो भारत का भी नागरिक है और उसे डिपोर्टेशन करने की पूरी कोशिश देखिए, भारत की तरफ से उसके नाम का रेड कॉर्नर नोटिस ऑलरेडी इशू है, जो कि दुनिया भर में ये फैला हुआ है इंटरपोल के माध्यम से। आशीष मेरिशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अब ये पहल की जाएगी कि हमें, यानी भारत को, एक थर्ड पार्टी के नाम एक याचिका दायर की जाएगी कि हमें शामिल किया जाए, कि भारत का पक्ष वहां डोमिनिका के कोर्ट में रखा जाए। जबकि ये व्यक्ति जो एंटीगा बारबुडा से भागा है, भारत से भागा है, डोमिनिका पहुंचा है इलीगली, वो ये कह रहा है कि मेरे खुद के कुछ फंडामेंटल राइट है, मेरा ह्यूमन राइट है और मुझे इलीगली डिटेन किया गया है। और भारत वहां जाकर ये कहेगा ये तो फरार हुआ बंदा है जिसने 13,000 करोड़ की लूट की है भारत के बैंकों के साथ। देखिए आनंद, वो जो सहारा लेने की कोशिश कर रहा है मेहुल चौकसी, वो मेजरली इस चीज़ की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं से उसका नाम जो है वो इस तरीके से आ जाए कि उसको वो कानूनी पेचीदगियों के अंदर जो है वो भारत सरकार को फंसा दे। सच ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एंटीगा का सिटीजन बन गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने वो एंटीगा की सिटीजनशिप खरीदी। और यहाँ से हमारा जो एक्ट कहता है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया, वो ये कहता है कि अगर आप किसी दूसरी देश के अगर आप सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है। पर आज मेरी सुबह एक बहुत सीनियर ईडी के अधिकारी से बात हुई, उन्होंने बोला इसके अंदर कई इफ्स एंड बट्स भी हैं। मतलब इतना आसान नहीं है कि आप यहाँ से फरार हो गए, आप निकल गए तो आपकी सिटीजनशिप भी खत्म हो गई। तो ऐसे तो बहुत लोग भाग जाएंगे। अगर जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स करते हैं उनके पास पैसे की ताकत होती है, वो दूसरे देशों में जाके सिटीजनशिप खरीद सकते हैं। लेकिन सच ये है कि उनके खिलाफ एक इंटरपोल का नोटिस है। सच ये भी है कि उनके पास एंटीगा का पासपोर्ट है।
एंटीगा का पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। ये बहुत अहम बात है कि एंटीगा का पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। एंटीगा के प्रधानमंत्री कहते हैं जस्ट ब्राउन कि हमको ये व्यक्ति अब हमारे देश में नहीं चाहिए, लेकिन मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ। उन्होंने जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन था कि इसको कैंसिल किया जाए, उसके खिलाफ वो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि लंदन में है। एंटीगा का सुप्रीम कोर्ट लंदन में है। लेकिन अब जब ये फरार होके डोमिनिका पहुंचे हैं, उसके दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि इनके पास इनको लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में हारने वाले हैं मेहुल चोकसी, तो इनको ये लगा कि यहाँ से निकल लिया जाए, किसी और देश में चला जाए। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन इनके पास होता है वो ये है कि जो उन्होंने थ्योरी आ रही है कि ये इनको किडनैप किया गया, जबकि सरकारी वहाँ की जो मीडिया है और जो वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे थे। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट में ही पता चलेगा जब कोर्ट में हियरिंग आएगी। ये अलग अलग तरीके की थ्योरीज आ रही हैं, अलग अलग तरीके की कहानियां बाहर आ रही हैं। लेकिन कल कोर्ट के अंदर ईडी और सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोनों इसके अंदर एक अपने एफिडेविट दायर करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि ना, ये एंटीगा का सिटीजनशिप इसने खरीदी है, फरार होने के लिए खरीदी है, और ये बेसिकली भारत का नागरिक है, और इसको यहाँ पे प्रोसिक्यूट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने अपने नेफ्यू, अपने भांजे के साथ, जो कि नीरव मोदी हैं, उनके साथ पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए से ऊपर का चूना लगाया है। तो निश्चित तौर पे कल का कोर्ट में जब एफिडेविट लगेगा, भारत की तरफ से भी जो है पेश किया जाएगी, दलील पेश की जाएगी, उसमें बड़ा अहम होगा कि हमारी बात को डोमिनिका कोर्ट सुनता है या नहीं सुनता है, और अगर सुनता है तो उस पर को कैसे रिएक्ट करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जी, और जैसे आपने कहा, बहुत सारे अब वर्जन्स निकल रहे हैं। डोमिनिका की पुलिस ने सबसे पहले यह कहा था, देखिए इस व्यक्ति के खिलाफ एक येलो नोटिस निकाली थी एंटीगा बारबुडा ने, और हमको यह व्यक्ति मिला था संदिग्ध परिस्थिति में। हमने इससे जब सवाल पूछे, ये जवाब नहीं दे पाया, तो हमने इसको पकड़ के रखा है। यह बात शुक्रवार की है। अब ये पिक्चर जो रिलीज हुई है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये आपकी सिंपैथी के लिए है। आपको लूटकर, यानी बैंकों को लूटकर 13,000 करोड़ रुपए के आपके डिपॉजिट्स हैं, उसे लोन के बकाया चुकाए बिना उस पैसे को लेकर भागकर फरार होकर 2-3 चोटें दिखाकर ये आपसे सद्भावना की उम्मीद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मुझे सिंपैथी दो, मुझे मार पड़ रही है। भाई आप डोमिनिका गए क्यों? आप बोट से गए क्यों? आप इलीगली उस देश में पहुंचे कैसे? आप कैसे कह सकते हो कि आपको अगर किडनैप किया गया तो जो किडनैप किया वो मझधार में आपको छोड़ के चला जाएगा? तो डोमिनिका पुलिस ने आपको पकड़ा, तब आपने सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? डोमिनिका पुलिस का कहना है कि आप जो कह रहे थे, संदिग्ध अवस्था में पाए गए, डॉक्यूमेंट्स के साथ पाए गए, जिसको कि आप पानी में फेंकने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चीजें आप एविडेंस को ये करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पीएनबी बैंक घोटाले के इस आरोपी मेहुल चोकसी के अफ्रीकी देश डोमिनिका जाने की वजह जो है वो सामने आई है। इस गर्लफ्रेंड का जो चक्कर है, न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एंटीगा से डोमिनिका गए थे। मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड डोमिनिका में एक मॉडल है, जिससे मिलने के लिए मेहुल ने यह कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक मेहुल पानी के जहाज के जरिए एंटीगा से डोमिनिका पहुंचा था। हालांकि बाद में डोमिनिका की पुलिस ने उसे अवैध रूप से देश में दाखिल होने के आरोप से गिरफ्तार कर लिया। मेहुल चोकसी की कुछ नई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वो अपनी चोट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसने वहां पुलिस पर अवैध रूप से बंदी बनाने का केस भी कोर्ट में दायर किया है। अब वापस जाते हैं विवेक गुप्ता के पास। विवेक, एक बात बताइए, आप एंटीगा का पासपोर्ट लेके बैठे हैं, एंटीगा से डोमिनिका का अगर आप फ्लाइट लेके जाते हैं तो आधे घंटे की फ्लाइट है, आप बोट से क्यों गए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, और वो भी इलीगली क्यों घुसे? दूसरी तरफ वो कहता है कि मुझे वहां से किडनैप करने की कोशिश की गई। कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए ये जो पूरा हैबियस कॉर्पस यानी ह्यूमन राइट्स और अपने इलीगल डिटेंशन की बात जो मेहुल चोकसी कर रहा है, सरासर झूठ है, सिर्फ लीगल पेच है। ये गर्लफ्रेंड कौन है, वो सामने आई है क्या? उसने कबूल किया है कि चोकसी उससे मिलने आया था? देखिए आनंद, इस पूरे मामले में जो आरोपी मेहुल चोकसी, वो अपने आप को बचाने के लिए हर लीगल हथकंडा अपना रहा है, कानूनी हथकंडा अपना रहा है कि वो किसी तरह से वहां से बच सके। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो इंटरपोल की नोटिस है, येलो नोटिस, ये येलो नोटिस एंटीगा गवर्नमेंट ने जारी करवाई थी। एंटीगा गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट इंटरपोल को कि भैया ये इसके ऊपर येलो नोटिस जारी कर दी जाए। और येलो नोटिस का मतलब है कि पूरी दुनिया की जो एजेंसीज है, पुलिस है, फरार घोषित कर देती है। अगर किसी को ये मिलता है तो उसकी जानकारी तुरंत उस पर्टिकुलर कंट्री को दे जहां से ये रिक्वेस्ट आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट इंडियन एजेंसी ने दी है, जिसके तहत इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू जारी की है। यानी मेहुल चोकसी के ऊपर इंटरपोल की तरफ से 2 नोटिस है। रेड कॉर्नर नोटिस इंडिया की तरफ से है, इंडिया की रिक्वेस्ट पर है, और येलो नोटिस
एंटीगुआ की गवर्नमेंट की तरफ से है। यही वजह है कि जब मेहुल चौकसी, जो लोकल मीडिया वहाँ की एंटीगुआ की और डोमिनिका की, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए हैं। जब भी कोई कानूनी तौर पर जो इंटरपोल की जो येलो नोटिस जारी होती है या रेड कॉर्नर नोटिस जारी होती है, उसकी जानकारी अगर किसी दूसरे देश को मिलती है कि उनका पर्टिकुलर बंदा उनके देश में आया हुआ है, तो काफी एक्टिव हो जाती है वहाँ की एजेंसी। यही वजह है कि मेहुल चौकसी को बाकायदा येलो नोटिस के तहत ही उसे वहाँ पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया और उसे बाकायदा इलीगल तरीके से दूसरे देश में एंट्री के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद मेहुल चौकसी अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि भैया उसे किडनैप किया गया था, किडनैप करने के बाद उसे मारा पीटा गया, उसके बाद उसे यहाँ पे लग गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब उसे किडनैप किया गया था तो आखिर वो कौन लोग थे? किडनैप करने के बाद वो डोमिनिका ही क्यों आया? अगर किडनैप की बात होती तो एंटीगुआ में भी रह सकता था। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको ये था कि पूरे प्लान तरीके से ये एंटीगुआ से भागने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो प्रोसेस, जो भारतीय जांच एजेंसी के पास जितने अहम सबूत हैं और जो एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं मेहुल चौकसी को लग रहा था कि वो केस हार जाएगा और एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस उसे फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और विवेक, इसमें कई सारे पेच हैं और मैं शंकर आनंद और आशीष से भी बात करूंगा। शंकर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये फरार हुआ था तब एंटीगा की सरकार ने कहा भाई ये शाम के 5 बजे एंटीगा के जॉली हार्बर का एक पॉश इलाका है जहां वो रहता है, वहां से अपनी गाड़ी में अपने घर से निकल गया अपने परिवार को पीछे छोड़ के, ये कहकर कि वो कहीं खाना खाने जा रहा है। और फिर उसकी गाड़ी जो है डॉक्स के पास मिली और जहां के और गैस्टन ब्राउन जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साहब मेरे से बात की है। उन्होंने ये कहा कि वहां से एक ही हमारा एयरपोर्ट है, वहां से कोई फ्लाइट नहीं निकल के गई, प्राइवेट या पब्लिक जो कमर्शियल एयरलाइन है कोई फ्लाइट नहीं निकल के गई, ये बोट से गया है। अब कोई भला अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, और ये अगर बहाना है, तो बोट से 200 किलोमीटर वो भी अवैध तरीके से क्यों जाएगा? यानी खुद उसका इरादा वहां से फरार होने का था कि डोमिनिका से फिर क्यूबा की तरफ कहीं एक छोटा सा चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ ले और क्यूबा निकल जाए और क्यूबा से कहीं और निकल जाए ताकि भारत के चंगुल से बच जाए। ये सीधी बात है। निश्चित तौर पे देखिए आनंद, यहाँ पे साफ तौर पे पता चलता है कि मेहुल चौकसी आज से नहीं, साल 2016 से लगातार झूठ बोल रहा है और इस मामले में लगातार भारतीय जांच एजेंसियां कई बार प्रमाणित भी कर चुकी हैं कि किस तरह से लगातार झूठ बोल रहा है। साफ तौर पे देखिए यहाँ पे मामला जिस तरह से बकायदा एंटीगुआ से दूसरे देश में जो आइलैंड में पहुंचा, एक तरह से आम बोलचाल की भाषा में बोला जा सकता है कि इसके गर्लफ्रेंड के चक्कर में इसका खेला इसलिए क्योंकि जिस तरह से बकायदा यह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और इस मामले में जब दूसरे देश में जब फंस जाता है, वहां की पुलिस के चक्कर में जब फंसता है, तब ये सारी बहानेबाजी जो है वो निकल के सामने आता है। और इस मामले में जिस तरह से अब वो कानून की बात कर रहा है, जो भारत के अंदर से यहाँ से तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए यहाँ से लेकर फरार होता है, तब उसे कानून समझ में नहीं आता है जब ये ह्यूमन राइट्स की बात करता है मेहुल चौकसी। लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर में कई ऐसे बड़े अपराध को अंजाम देता है और समझा जा सकता है कि भारतीय कई बैंकों को जिस तरह से चूना लगाया, तो क्या उसका ईमान या उसके जो संस्कार जो है उस वक्त में उसे याद नहीं आता है, लेकिन जब विदेश में जब फंसता है तो उसे कानून और ह्यूमन राइट्स और इन तमाम मामलों की याद आता है। एक तरह से साफ तौर पे है कि इस मामले में कल जब कोर्ट में सुनवाई होगी, उस वक्त में भारतीय जांच एजेंसियां उन तमाम साक्ष्य को, तमाम सबूतों को और तमाम जो इसके पुराने जो एक कहा जा सकता है कि गेम है, उसको सामने रखेगी और कानूनन उसे किस तरह से बकायदा उसे फिर भारत वापसी कराया जाएगा, भारत में प्रत्यर्पण कराया जाएगा, उसकी जो कहा जा सकता है नींव वो कल रखी जाएगी। लेकिन आशीष, इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि इस याचिका को पहले दाखिल होना चाहिए, कोर्ट इस बात पर उसको सहमति देनी चाहिए। कोर्ट क्या सहमति देगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि भारत को थर्ड पार्टी बनाम वो इंक्लूड करती है कि नहीं, पहली बात। और फिर इसके अलग अलग प्रोविजंस हैं कि कोर्ट किस तरह से फैसला लेती है, उसके बेसिस पर हमें पता लगेगा कि ये और पेच फंसने वाला है कि खुलकर वापस निकल के आने वाला है भारत। चौकसी, देखिए आनंद, ये जो है ना, कुल मिला के अगर आप देखेंगे, ये कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। सिर्फ कोर्ट पे सिर्फ आप निर्भर नहीं रहते हैं, कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप पे भी होता है। डोमिनिका के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं पिछले दिनों। आपको याद होगा क्रिश्चियन मिशेल और राजीव सक्सेना जो कि इंडिया में वांटेड थे अगुस्ता वेस्टलैंड केस के अंदर, उनको आपको याद होगा कि एक चार्टर प्लेन के जरिए यहाँ से अधिकारी गए और दुबई से लेके उनको यहाँ पे आ गए, क्योंकि उस समय दुबई की जो सरकार थी, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने सरकार का साथ दिया, भारत सरकार का। उनका ये मानना था कि हाँ
इन लोगों ने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, जिसके अंदर आपको याद होगा डिफेंस डील्स के अंदर अगुस्ता वेस्टलैंड के अंदर दलाली ली है, और यही वजह है कि उनको यहाँ पे उनकी ज़रूरत है। आपको याद होगा क्रिश्चियन मिशेल एक इंडियन सिटीजन या दुबई सिटीजन नहीं है, या यूएई का सिटीजन नहीं है, वो ब्रिटिश सिटीजन है, और उसके बावजूद उसको यहाँ पे भेजा गया। इसी तरीके से अगर वो बेशक एंटीगा का सिटीजन हो, उसके पास एंटीगा का पासपोर्ट हो, पासपोर्ट कैंसिल हो गया हो, लेकिन उसके पास अगर हमारे पास अगर डोमिनिका सरकार का सपोर्ट मिलता है और डोमिनिका सरकार हमारे पक्ष को पेश करने के लिए मदद करती है कोर्ट के अंदर, तो निश्चित तौर पे फैसला हमारे पक्ष में आ सकता है, साथ में हमारी बात भी सुनी जाएगी कोर्ट के अंदर भारत सरकार की। तो निश्चित तौर पे भारत पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। आज मेरी सीबीआई और ईडी दोनों के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई है सुबह, और सबने ये कहा कि नहीं, हमारा पक्ष उम्मीद है कि कोर्ट सुनेगा, और क्योंकि इसने हम यहाँ पे भारत सरकार के को चीट करा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इक्विटी भारत सरकार की है, मेजर इक्विटी भारत सरकार की है, यानी, और वो हमारे और आपके पैसे से, टैक्स पेयर्स मनी से उसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूज किया जाता है। तो निश्चित तौर पे हमें चीट करा है, आम आदमी को चीट करा है, और जिसकी वजह से उसने 13,000 करोड़ रुपए का गमन किया और वो देश को छोड़ के भाग गया। तो हम पिछले 3 साल से, लगभग 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, 2.5-3 साल से, कि इस व्यक्ति को यहाँ पे लेके आया जाए और उसको कानून के सामने पेश किया जाए, उसको कोर्ट में पेश किया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए। लेकिन ये आदमी है कि पकड़ाई में नहीं आता, कभी इधर भाग जाता, कभी उधर भाग जाता है। तो एंटीगा के अब जो है वो ये साफ जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके पास पैसे का पावर है, ये पैसा फेंकने को तैयार है। अब इसी खबर पर जरा वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त अखाड़ा में बड़ी खबर आ रही है यूपी के फिरोजाबाद से, जहां पुलिस और गांव वालों के बीच जमकर संघर्ष हुआ है। पुलिस का दावा है कि गांव वालों ने उन पर पथराव भी किया। जानकारी के मुताबिक पानी की समस्या को लेकर गांव वालों ने सड़क को जाम कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। ये तस्वीरें आ रही हैं, और जाम को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का कहना है कि गांव वालों ने जाम हटाने के बजाय उन पर ही पथराव कर दिया, और इस पत्थरबाजी की चपेट में पुलिस की गाड़ी के साथ साथ वहां से गुजर रही कई और गाड़ियां भी आ गई। इस पथराव में कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, फिरोजाबाद में हंगामा हो रहा है, पथराव हो रहा है, बसों पर भी पथराव किया जा रहा है। गांव वाले वहां जो मौजूद ईंटों को रखा गया है, उनको तोड़कर उसी को लेकर पथराव भी कर रहे हैं। बहुत सारे युवा भी दिख रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर वहां उन्होंने सड़क जाम किया था, ऐसा बताया जा रहा है। जाम खुलवाने के लिए जब वहां गए तो फिर स्थानीय लोगों के साथ साथ, बसों के साथ साथ पुलिस की गाड़ियों को, और अगर आप स्क्रीन की दाईं ओर देखें तो कुछ पुलिस वालों को वहां चोट भी लगी है। ये फुल स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें थोड़ा विचलित कर सकती है, लेकिन पुलिस वाले लहूलुहान हैं, उनको बहुत जोर से चोट लगी है। बसों के पीछे छुपकर वो थोड़ा संरक्षण लेने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन की बाईं ओर, कैसे वहाँ के गांव के युवा और वहाँ गांव के निवासी जो हैं वो पत्थर उठाकर पुलिस पर ही पथराव कर रहे हैं। पुलिस वहाँ जाम खुलवाने के लिए पहुंची थी, और ये देखिए पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही वहाँ से गुजर रही कुछ और गाड़ियों पर भी पथराव हुआ है। तुम बात कर लो या अब वहीं पर एसपी जो है, स्थानीय पुलिस प्रशासन और पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी वहां ग्राउंड पर पहुंचे हैं। स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की गई है और गांव वालों से बात करने की भी कोशिश की गई है। ये देखिए बसों को तोड़ दिया गया, बसों पर पथराव हुआ है, जीप पर पथराव हुआ है, और कुछ तस्वीरें ये निकल के आई हैं जहां पर सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने के बाद पुलिस प्रशासन जो है वो वहां पर स्थानीय लोगों से बात करने की भी कोशिश कर रही है। लोग वहां पर गुस्सा हुए दिख रहे हैं और सड़क को रोककर, अब ये देखिए फिर पुलिस कर्मी जो है बस के पीछे छुपकर और फिर अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे पुलिस कर्मियों को चोट भी लगी है, उनको वहां से हटाया गया है। फिर और फर्स्ट एड, और अब रिएक्शन आ रहा है वहां से, आइए सुनते हैं। और यहाँ पर तेवर था सबका, और उसमें नियंत्रित करने के उद्देश्य से जैसा आप बता रहे हैं, संभवतः कुछ ऐसा हुआ है
उसको देखा जाएगा क्या मामला था और पथराव किया गया पब्लिक के द्वारा, जिसपे कुछ गाड़ियों की स्थिति हो चुकी हैं जो सरकारी गाड़ियाँ हैं। पूरे प्रकरण की छानबीन की जा रही है और पानी की व्यवस्था को जनता की समस्या को देखते हुए सुचारू रूप से संचालित करा दिया गया। अजीत सिंह फोन पर हैं। अजीत बताइए, फिरोजाबाद में हुआ क्या, क्योंकि अब तस्वीरें आ रही है जहां पर सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने के बाद लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए बिल्कुल आनंद, ये फिरोजाबाद के जो नारकी थाना क्षेत्र का पहाड़पुर गांव है, जहां 3 दिन पहले पानी की समस्या थी और वहां पाइपलाइन से सप्लाई थी, लेकिन गांव के कुछ अराजक तत्वों ने पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद गांव में पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। उसको लेकर लगातार शिकायतें हो रही थी, लेकिन जब नहीं कुछ हुआ तो पाइपलाइन टूटने के कारण ग्रामीण परेशान थे और उन्होंने आज रोड जाम कर दिया। जब पुलिस पहुंची तो कहा सुनी हुई, उसके बाद पुलिस और ग्रामीण आपस में भिड़ गए, कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिसमें चौकी इंचार्ज, जो लोकल चौकी इंचार्ज है वो भी घायल हो गए हैं। तो अब एसएसपी और डीएम वहां पर पहुंचे हैं, ग्रामीणों को शांत कराया जा रहा है। काफी देर तक जो नगला के चौकी इंचार्ज हैं आशीष कुमार और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जो एसएसपी हैं अखिलेश नारायण और एसडीएम वहां मौके पर पहुंचे हैं। इसको लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित थे कि जब पाइपलाइन क्षतिग्रस्त की गई, प्रशासन को कहा गया, उसके बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं की गई, नई पाइपलाइन बिछाने नहीं दिया जा रहा था। जो अराजक तत्व जिन्होंने क्षतिग्रस्त किया था, उसको लेकर काफी गांव के जो लोग थे आक्रोशित थे और उसी उन्होंने रोड को जाम किया। और जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे तो विवाद हुआ और पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और 3 पुलिसकर्मी घायल हैं। फिलहाल अभी मौके पर जो एसएसपी हैं और जो अधिकारी हैं उन्होंने बातचीत करके मामले को शांत कर लिया, लेकिन अभी भी ग्रामीण नाराज हैं और कह रहे हैं कि अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। आनंद, पर ये अराजक तत्व है कौन जिन्होंने पाइपलाइन तोड़ दिया और उसकी वजह क्या है? और 3 दिन अगर किसी गांव के अंदर पानी नहीं होगा तो लोग तो गुस्साएंगे ही। और वो क्या आप कह रहे हैं कि बार बार उसकी शिकायत की गई लेकिन कुछ नहीं किया गया? देखिए बिल्कुल गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं जिनके खेत के पास से पाइपलाइन गई थी, जानबूझकर उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। और चूंकि इस समय चुनावी रंजिश का भी बात मामले सामने आ रहा, क्योंकि ग्राम प्रधान को लेकर भी या जो दूसरे चुनाव होते हैं उसको लेकर, तो 2 पक्षों का ये विवाद था, जिसकी वजह से दबंग लोग जिनके खेत से पाइपलाइन गई थी, उनके जमीन से गई थी, उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया और ये बात कही कि हम दोबारा लगाने नहीं देंगे। उसको लेकर ग्रामीण नाराज थे, क्योंकि सरकारी पाइपलाइन थी, आप उसको तोड़ नहीं सकते, क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते। शिकायत के बावजूद भी स्थानीय पुलिस कर्मियों ने उनकी बात नहीं सुनी, ना ही कार्रवाई की गई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि रोड जाम हुआ, पथराव हुआ, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, गाड़ियां भी तोड़ी गई। और अब प्रशासन के कहने पर ग्रामीण शांत जरूर हुए, लेकिन अभी भी पाइपलाइन की आपूर्ति और पानी की आपूर्ति और नई पाइपलाइन बिछाने की बात की जा रही है, जिसका आश्वासन जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया। आनंद, तो क्या अब इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? और जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने जानबूझकर सरकारी पाइपलाइन को तोड़ दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए अब इसमें 2 तरह की कार्रवाई होगी आनंद। एक तो जिन्होंने पाइपलाइन क्षतिग्रस्त की थी और दोबारा पाइपलाइन बिछाने नहीं दिया, गांव की आपूर्ति पानी की 3 दिन से बंद हो गई, एक कार्रवाई होगी। और दूसरी, जो गांव के लोगों ने रोड जाम किया था, उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया, वो अलग से कार्रवाई होगी। जो तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, पुलिस जो कर्मी घायल है उसमें पुलिस की तरफ से अलग से मुकदमा लिखा जाएगा। तो अराजक तत्वों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है यूपी के फिरोजाबाद से, जहां पुलिस और गांव वालों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। पुलिस का दावा है कि गांव वालों ने उन पर पथराव किया। जानकारी के मुताबिक पानी की समस्या को लेकर गांव वालों ने सड़क जाम कर दी, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का कहना है कि गाँव वालों ने जाम हटाने के बजाय उन पर ही पथराव कर दिया। इस पत्थरबाजी की चपेट में पुलिस की गाड़ी के साथ साथ वहां से गुजर रही कुछ और गाड़ियां भी आ गईं। इस पथराव में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ। अजीत बताइए, ये पूरा मामला क्या है, क्यों भड़क गए गांव वाले और वो भी जाम कर दिया सड़क और पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया? देखिए बिल्कुल आनंद, ये टुंडला के पहाड़पुर इलाका के नगला पुलिस चौकी का मामला है, जहां पर 3 दिन पहले जो पानी की पाइपलाइन सप्लाई होती है, उस पाइपलाइन को गांव के कुछ अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके लिए ग्रामीण नाराज थे। उन्होंने शिकायत की कि पाइपलाइन को फिर से बिछाया जाए, क्योंकि 3 दिन से पानी की आपूर्ति बंद थी। उसको लेकर खासा नाराज थे और आज जब उन्होंने टुंडला हाईवे को जाम कर दिया, उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो बाकायदा वहां संघर्ष शुरू हो गया और पथराव हुआ, जिसमें नगला पुलिस चौकी के जो इंचार्ज हैं उनको चोट लग गई, 2 पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो गए, जिसके बाद काफी देर तक पथराव चला, गाड़ियां तोड़ दी गई, शीशे पत्थर मारे गए। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से गांव वालों को शांत किया गया आनंद। लेकिन अभी भी जो गांव वाले हैं वो इस बात को लेकर नाराज है कि जिन अराजक तत्वों ने पानी की पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया था,
उसे फिर दोबारा लगाने नहीं दिया और गांव में 3 दिन तक पानी की आपूर्ति नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ है। अजीत, आप मेरे साथ बने रहिए। स्थानीय प्रशासन और जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं, उनके एक सीनियर ऑफिसर का बयान आया है, ये सुनते हैं। और यहाँ पर तेवर था सबका, और इसमें नियंत्रित करने के उद्देश्य से, और जैसा आप बता रहे हैं संभवतः कुछ ऐसा हुआ है, तो देखा जाएगा क्या मामला था। और पथराव किया गया पब्लिक के द्वारा, जिसपे गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, जो सरकारी गाड़ियाँ हैं। पूरे प्रकरण की छानबीन की जा रही है और पानी की व्यवस्था को जनता की समस्या को देखते हुए सुचारू रूप से संचालित करा दिया गया। देखिए, जाम खुलवाना पहला उद्देश्य है, लेकिन उससे पहले जो गांव वालों का आक्रोश है वो इस बात पर है कि 3 दिन से उन्हें पानी की किल्लत है, और वो भी इसीलिए कि कुछ अराजक तत्वों ने सरकारी पाइपलाइन को ही तोड़ दिया। अब इन तत्वों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ कर तहस नहस कर निकल जाएगा क्या अजीत? देखिए, बिल्कुल यही वजह है विवाद की कि आखिर सरकारी संपत्ति है, पाइपलाइन की सप्लाई है, गांव के अराजक तत्व उनकी जमीन से पाइपलाइन गई है, उन्होंने छतग्रस्त कर दिया और ये कहा कि अब हम पानी नहीं जाने देंगे। गांव के सारे लोग 3 दिन तक सप्लाई बंद हो जाती है, वो दूसरे नलों से काम चलाते हैं। प्रशासन से कहा जाता है वो कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके बाद मजबूर होकर टुंडला हाईवे को गाँव वालों ने जाम कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें बयां कर रही हैं आनंद की, जमकर पथराव, गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया, घायल हो गए। तो अब सरकार की जो उत्तर यहाँ गृह विभाग है, उन्होंने भी डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी है, जो अवनीश अवस्थी है। उन्होंने कहा कि आखिर क्या मामला और किस तरह उसको संज्ञान में लिया गया है तत्काल। तो अब ये देखना होगा कि अराजक तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और दूसरी कार्रवाई ये भी होगी कि जिन लोगों ने सड़क जाम किया, ठीक है, सड़क जाम को खोल दिया गया, लेकिन कानून को अपने हाथ में लिया, पथराव किया, उसमें पुलिसकर्मी घायल हुए, गाड़ियां तोड़ी गई। तो अब 2 तरह की कार्रवाई यहाँ होगी। एक तो अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि गांव वाले सड़क पर उतर गए हैं। पुलिस को ये पहले करना चाहिए था, उन्होंने पहले नहीं किया, जिसका परिणाम सबके सामने है। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी की बात कर रही है, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने बवाल किया। लेकिन पहले पुलिस को कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी थी जिन्होंने पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया था और 3 दिन तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई थी। तो सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है आनंद जी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि पुलिस वहां जाम खोलने गई थी, तो बात का बतंगड़ कैसे हो गया? दूसरी बात यह है कि वो पानी की पाइपलाइन कब लगेगी, और उस पानी की पाइपलाइन को तोड़कर अब जो साहब बैठे हैं, जो अराजक तत्व, जिनकी वजह से ये पूरा फसाद है, जो पूरे फसाद की जड़ है, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो भी वहां पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल जिलाधिकारी पहुंचे हैं और जिलाधिकारी का साफ तौर पर यह कहना है कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इसमें जो वहां के मजिस्ट्रेट हैं उनको जांच सौंपी जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर यह है कि उन अराजक तत्वों के खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर ये नौबत ही क्यों आई कि पूरे गांव के लोग सड़क पर आ जाएं और सड़क को जाम कर दें? तो यही इसी वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से ये पूरा वाकया हुआ, जिसके बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित थे और उन्होंने जाम लगा दिया। और जब पुलिस से विवाद हो गया तो पथराव शुरू हो गया, और इस पथराव में 3 पुलिसकर्मी, चौकी इंचार्ज, नगला, टुंडला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। अब डीएम वहां पहुंचे और वो कह रहे हैं जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक उन अराजक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई आनंद, जिन्होंने पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया था, जिनकी वजह से 3 दिन तक पानी की आपूर्ति रुकी थी और ग्रामीण सड़क पर आ गए थे। तो अब ये देखना होगा कि प्रशासन कार्रवाई किस तरीके से कर रहा है। पहले किसके खिलाफ कार्रवाई होती, जिन्होंने पथराव किया या जिन्होंने पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया और गांव में 3 दिन तक पानी नहीं जाने दिया? आनंद, देखिए, इस जाम को भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइज कर रहा होगा गांव के। क्या ये जो गांव वाले थे, इनका लीडर कौन है? क्या इसमें कोई एक सियासी पेच भी है? क्या 2 गुट हैं गांव में जिनके बीच में कुछ कहासुनी हुई है? क्योंकि सरकारी पाइपलाइन को तोड़ देना, जो कि पहले से वहां लगी हुई है, इसके पीछे कोई तो बात होगी। और क्या वजह थी जो पुलिस वहां जाम खुलवाने पहुंची है, उस पुलिस के साथ भी पथराव हुआ? बात कैसे बिगड़ गई? देखिए, बिल्कुल आनंद, यही वजह जो आपने कही, यही सबसे मूल वजह है। चूंकि गांव में 2 पक्ष हैं, दोनों में आपसी तालमेल नहीं है, दोनों के बीच विवाद है। और इसके पहले भी जब चुनाव हो या कोई बात हो तो दोनों में कहासुनी हो जाती है। पाइपलाइन जब क्षतिग्रस्त हुई, उनकी तरफ से क्षतिग्रस्त की, ग्रामीणों ने बाकायदा इसकी बात पहुंचाई थाने तक, थाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि जब गांव का दूसरा पक्ष सड़क पर पहुंच गया और ये बात कहने लगा कि जब तक पाइपलाइन नहीं लगेगी, पानी नहीं आएगा, तब तक हम सड़क से उठेंगे नहीं। पुलिस पहुंची,
तो पुलिस के खिलाफ पहले से ग्रामीणों में आक्रोश था, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। लिहाजा ग्रामीण भड़क उठे, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे, तोड़फोड़ हुई और फिर ये तस्वीरें जो आई वो बिल्कुल हैरान करने वाले आई। जी अजीत, धन्यवाद। हम डीएम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई क्या होती है इसका अपडेट भी हमें देते रहिए, यहाँ हम हमारे दर्शकों को भी बताते रहेंगे। अखाड़ा में इस वक्त आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली सरकार ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली में शराब की अब होम डिलीवरी को भी मंजूरी मिल गई है। एक्साइज पॉलिसी में संशोधन के बाद अब दिल्ली के लोग मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन शराब खरीद सकेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं कि शराब की किसी भी हॉस्टल या ऑफिस में डिलीवरी नहीं की जाएगी। साथ ही सरकार ने यह भी शर्त रखी है कि L13 लाइसेंस वाले डीलर ही शराब की होम डिलीवरी कर पाएंगे। और जानकारी के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल किसी भी डीलर के पास L13 लाइसेंस नहीं है। जावेद जुड़ रहे हैं, तो जावेद, जब एक तरफ दिल्ली में ये मुहिम छिड़ रही है कि सबको वैक्सीन लगवाई जाए, तो दूसरी तरफ ये है कि भाई किस तरह से शराब घर तक पहुंचा दी जाए। देखिए, यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है कि जब दिल्ली में लगातार वैक्सीन की किल्लत के बीच इस तरह का कदम क्या ये सही है। लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो यही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी में बदलाव किया गया है, उसमें उसको लागू होने में अभी वक्त ज़रूर लगेगा। जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है उसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि अब ऐप के ज़रिए या फिर वेबसाइट के ज़रिए जो डिलीवरी है वो घर तक हो सकेगी। लेकिन सवाल लगातार सरकार से विपक्ष इस पूरे मामले में पूछ रहा है। जी, लेकिन अब इसमें अपडेट क्या है कि ये जो L13 लाइसेंस है ये किसी भी शराब के डीलर के पास नहीं है, तो इसका उद्देश्य क्या है दिल्ली सरकार का कि उनकी आमदनी बढ़ जाए? एक्साइज में ये जो संशोधन किया है इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि एक्साइज यानी कि शराब की बिक्री से सिर्फ स्टेट को जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, लेकिन क्या इसकी वजह से कुछ और भी फैसिलिटेशन हो रही है? दूसरी बात, ये L13 लाइसेंस अब अगर किसी के पास है ही नहीं तो इसको इशू कौन करेगा? देखिए, सरकार के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री से आता है, ये बात सही है। लेकिन जिस तरह जब नए आदेश में ये बात कही गई है कि L13 की जो शॉप्स होंगी वही होम डिलीवर कर सकेंगी। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि किसी के पास L13 का लाइसेंस नहीं है। लेकिन ये बात समझिए आनंद कि अब जब ये नियम बनाया गया है तो सरकार ने कुछ सोच समझकर बनाया गया होगा। हो सकता है कि भविष्य की कोई रणनीति सरकार की इस मामले में रहे, क्योंकि अभी हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान जो शराब की दुकानें वो फिलहाल बंद है, लेकिन अब एक नई पॉलिसी सामने आई है। ज़रूर इसके पीछे सरकार का एक मकसद हो सकता है, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन जो लाइसेंस है L13 वो फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो सरकार इसमें आगे के और इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, लाइसेंस का प्रावधान और आगे उसके नियम क्या रहेंगे, सरकार इसमें तफसील से आगे बढ़ेगी। तो ये फिलहाल बात सही है कि L13 नहीं है, लेकिन नियमों में बदलाव करके एक जो मकसद है वो सामने ज़रूर आ रहा है। जी, लेकिन जावेद, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ अगर आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य यह है कि वैक्सीन की किल्लत को ख़त्म की जाए और पूरे दिल्ली को वैक्सीनेट किया जाए, तो सबसे बड़ा डॉक्टर्स का कहना यही है कि जब आपको वैक्सीन लगती है तब आपको शराब का जो सेवन है उसे नहीं करना चाहिए। अल्कोहल और वैक्सीन जो है साथ साथ नहीं चल सकते, ये डॉक्टर्स का मानना है। अब इस वक्त अगर आप शराब की डिलीवरी, होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप अपने स्टेट की इनकम बढ़ाने के लिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको एक्साइज और आपको राजस्व चाहिए, तो आप इसलिए एक्साइज और इससे आमदनी चाहिए, तो इसलिए आप शराब को की होम डिलीवरी की सुविधा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी ही जिम्मेदारी है कि लोग जब आपका अपना टीकाकरण करा रहे हैं इस टाइम में वो शराब का सेवन ना करें। देखिए, शराब की बिक्री एक मसला है और वैक्सीन की किल्लत दूसरा एक मसला है। लेकिन वक्त बहुत मायने रखता है आनंद। जब सरकार लगातार केंद्र से मांग कर रही है कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, जो वैक्सीन 18 प्लस के लोगों को लगनी थी उनकी कमी है, वो लगातार जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र से सवाल पूछ रही है, वैक्सीन की मांग कर रही है, या फिर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ग्लोबल टेंडर जारी किया गया हो। लेकिन अब जब अनलॉक की तरफ दिल्ली बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन और जो फैक्ट्रीज हैं वो शुरू हो गई हैं, और अब जो ये नियम सामने आया है
ये एक दूसरा पहलू है कि सरकार इस पर आगे बढ़े। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद शराब के सेवन पर मनाही है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मसला है। और इसमें हमने देखा था कि जब दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, आनंद आपको याद होगा, हमने आनंद विहार से तस्वीरें दिखाई थी। तो लोगों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे में जब डिलीवर होंगी और वैक्सीनेशन भी हो रहा है तो उसमें ध्यान रखना और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो ये सरकार जो नीति है वो लगातार, ये अब आपकी प्रायोरिटीज क्या है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाना चाहते हैं, सबको वैक्सीनेट, सबका टीकाकरण कराना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें शराब के ठेके खोलने पड़ेंगे और उसकी होम डिलीवरी की भी फैसिलिटी करानी पड़ेगी क्योंकि हमें कमाई करनी है। तो फिर दोनों अगर आप कह रहे हैं तो फिर आप किसको प्राथमिकता देना चाहते हैं? ये हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उसे ये सोचने की जरूरत है। चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। जावेद, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में केंद्रीय कमेटी के सामने पेश हुए। कमेटी में पेश होने के बाद सिद्धू ने कहा कि उन्होंने पूछे गए सवालों के जवाब दे दिए हैं। सिद्धू ने कहा कि वो पंजाब के लोगों की आवाज हाईकमान के सामने रखने आए हैं। दिल्ली में कल पहले दिन 25 विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ 3 सदस्यों वाली केंद्रीय कमेटी ने वॉर रूम में दिन भर मंथन किया था और आज सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पक्ष रखा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार या शुक्रवार को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कमेटी के सामने पेश होंगे। सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ऐसा ही हो रहा है कि जब वो बीजेपी में थे तब उनको दरकिनार कर दिया गया, एक विक्रम सिंह मजीठिया उनके आगे, उनको प्रेफर किया गया तो वो रूठ गए। अब कांग्रेस में आए हैं तो फिर उनको उनके मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब है उसके ऊपर पेच और ये कस्ती कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जिन्होंने कहा है कि अगर आपको मैं चाहिए तो सिद्धू नहीं होगा, और सिद्धू को चुप करा दिया गया है, साइलेंट कर दिया गया है। लेकिन आने वाले चुनावों से पहले कांग्रेस के अंदर एक यूनिटी की जरूरत है, वरना ये इलेक्शन उनके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। देखिए आनंद, आप कह रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू जब बीजेपी में थे तब भी उन्होंने अरुण जेटली जैसे एक बड़े नेता के खिलाफ स्टैंड लिया था और एक तरह से बगावती सुर अख्तियार किए थे। तो इस वक्त उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही ताकतवर नेता हैं, जो गांधी परिवार के बेहद करीबी भी हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू जहां रहते हैं वहां संतुष्ट रहते हैं या बगावत करते हैं ये तो वही जाने। लेकिन बड़े बड़े लोगों से राजनीति में वो पंगा लेते हैं जिसका खामियाजा उनको कई बार भुगतना पड़ता है। बीजेपी में एक साखदार नेता वो थे, लेकिन अरुण जेटली से जब उन्होंने मतभेद उनके हुए पंजाब की सियासत को लेकर, उसके बाद उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सूबे के मुखिया हैं, कहा यह जाता है कि उनकी ही पंजाब में चलती कांग्रेस पंजाब में अमरिंदर सिंह की स्टाइल में चलती है और चलती आ रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद आप देखिए राहुल गांधी ने प्रताप सिंह बाजवा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी को हटाना पड़ा प्रताप सिंह बाजवा को, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने शर्त रख दी थी कि चुनाव में वो तभी जाएंगे कांग्रेस पार्टी के बैनर तले जब प्रताप सिंह बाजवा को हटा दिया जाएगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत है, तमाम नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनको अभी हटाना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन इतना जरूर है कि इन नेताओं ने, चाहे वो सिद्धू हो चाहे बाजवा हो, तमाम नेताओं ने कहा है कि अगला चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाना चाहिए, कैप्टन के चेहरे पर नहीं लड़ा जाना चाहिए। ये बात खुल करके सिद्धू ने और तमाम नेताओं ने, जो केंद्रीय कमेटी है 3 सदस्यों की, उसको बता दी। लेकिन ये पेच कहीं जाकर फंसेगा, ये कांग्रेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ आपने ये जो किसान का जो प्रोटेस्ट है, इस फार्मर प्रोटेस्ट को पूरी तरह से ईंधन की तरह इसको आपने फ्यूल किया है और आपने इसको हवा दी है, ये सोचकर कि आपको इसका मुनाफा मिलेगा, आप इसका एडवांटेज उठा सकेंगे पंजाब के चुनावों में। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का खतरा है। तीसरा, अब देखिए शिरोमणि अकाली दल भी आपके साथ इसी मुहिम में घुसा है अर्थियों की पैरवी करने के लिए, और चौथी पार्टी है बीजेपी। तो अब की बार ऐसा लग रहा है कि ये 2 पार्टी या 3 पार्टी रेस की जगह 4 पार्टी रेस होगी, और जहां पर कांग्रेस का एक यूनाइटेड चेहरा सामने आना बहुत अनिवार्य है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक फलक्रम है,
उनके अलावा कोई कद्दावर नेता सामने दिख नहीं रहा। नवजोत सिंह सिद्धू चाहे भले ही अपने आप को कुछ भी कहें, कैसा भी समझें, पर उनके आगे फिर प्रताप सिंह बाजवा जैसे लोग भी खड़े हो जाएंगे। और भी अनेक नेता हैं वहां पर जो कि अपना अपना वर्चस्व, अपना अपना सिक्का जमाने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस में यूनिटी कैसे बनी रहेगी? देखिए आनंद, जो सवाल आपने उठाया है वही सवाल कांग्रेस आला कमान को भी बेहद मुश्किल में डाल रहा है। चेहरा बदल करके लाएंगे किसको? कौन होगा जो पूरी कांग्रेस को इकट्ठा लेकर के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल या आम आदमी पार्टी जैसे कद्दावर और बड़े नेताओं के सामने, उनके जो नेता हैं प्रकाश सिंह बादल से लेकर सुखबीर बादल तक, या आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनके सामने कौन ऐसा चेहरा होगा जो पूरे पंजाब को इकट्ठा करके आगे बढ़ सकता है? और इसीलिए देखिए कि कैप्टन को हटाने की मांग तो काफी अरसे से कर रहे हैं सिद्धू। खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान के लिए फैसला आसान नहीं है। कई नज़ीर है उसके सामने, जहां प्रदेशों में उन्होंने सेकेंड लाइन लीडरशिप को बहुत आगे करने की कोशिश की और वो स्टेट ही हाथ से चला गया। और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना बेहद मुश्किल है। आनंद, मैं कह रहा हूं कि फिलहाल तो कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे, अपना टेन्योर पूरा करेंगे। लेकिन आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी जिस तरह से हेमंता विश्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल के ज्वाइंट नेतृत्व में एक तरह से असम में गई चुनाव में, क्या उस तरह का कोई फार्मूला निकाल करके नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों के चेहरे पर जाया जाए? लेकिन अमरिंदर सिंह इसका भी विरोध करेंगे, ये निश्चित है आनंद। बिल्कुल, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच अलग है और कई जगह देखा जा रहा है कि वो गांधी परिवार और सेंट्रल लीडरशिप से भी अलग सोचते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है जब तक कि उनके गवर्नेंस में और पंजाब के मामलों में दखलंदाजी ना की जाए। अरुण धन्यवाद। अखाड़ा में समय कम है, एक बड़ा अपडेट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी स्टेबल है, वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन एम्स में भर्ती होने के बाद सीबीएसई, आईसीएसई समेत दूसरे स्टेट बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर होने वाली बैठक जो है वो टल गई। अब इस बैठक में 12वीं के लाखों छात्रों के भविष्य पर आज फैसला होना था। रमेश पोखरियाल निशंक इस पर लिए गए फैसले की आज जानकारी देने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अब बैठक नहीं होगी। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सुनवाई का रखी है, क्योंकि इस पर यह भी सरकार के पक्ष की तरफ से आग्रह था कि 2 दिन का समय हमें दे दीजिए, इसमें हम फैसला ले लेंगे। अब सरकार की तरफ से कल ही कोर्ट को बताया गया था कि जल्द ही इस संबंध में फैसला ले लिया जाएगा और इसे लेकर आज बैठक भी होनी थी, जो अब टल गई है। अखाड़ा में वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का। खबरें चलती रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर प्रशांत के साथ।